हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 50 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे हमारे एमएस एक्सेल के। तो हम आगे के कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिकली अभी रिसेंटली ना PYQs में आया है, जो हमारे पास अभी लेटेस्ट वाले पेपर हमें कैंडिडेट भेजते रहते हैं। तो उसी में से कुछ क्वेश्चन है जो एक्सेल के पूछे गए थे, कुछ यहाँ पे एडवांस एक्सेल के भी क्वेश्चन है। तो आज हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल। बेसिकली आपको कोई भी आपके पास स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, लाइक जब जैसे आपके पास MS एक्सेल है, अगर आपको क्या करना है, ओपन करना है कोई भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन या फिर एग्जिस्टिंग फाइल को अगर आपको ओपन करना है, तो उसके लिए आपके पास कौन सी शॉर्टकट कमांड होती है। यहाँ पे Ctrl+O, यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट कमांड होती है। हमने काफ़ी बार डिस्कस किए हुए, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। बाकी इसके अलावा जैसे Ctrl+N, जब हमें क्या करना है, कोई हमारी एक न्यू, बेसिकली अगर हमें क्या करना है, नई फाइल अगर हमें क्रिएट करनी है ना, नई फाइल बोलो या फिर नया अगर आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, उसके लिए हम Ctrl+N का हम यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये बेसिकली एडवांस एक्सेल का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया था, विच फंक्शन कॉम्बिनेशन इज बेस्ट फॉर द टू वे लुकअप। बेसिकली बात की है, अगर आपको टू वे लुकअप यूज़ करना है तो उसके लिए आपके पास सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, मतलब कौन से आप अलग अलग फंक्शंस का यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से आप डाटा रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी आप क्या कर पाएँ, सर्च कर पाएँ, और एग्जैक्ट जो आपको डाटा चाहिए वो आप ढूंढ पाएँ। लाइक जैसे मान लेते हैं, ये मेरे पास एक एक्सेल की मेरी शीट आ गई। अब मुझे यहाँ पे कोई डाटा ढूँढना है, पर वो डाटा मुझे कैसे ढूँढना है? मैंने सिर्फ़, क्योंकि जो हमारे पास लुकअप फंक्शंस होते हैं, वो लुकअप कौन से होते हैं? या तो हम वी लुकअप की बात कर लेते हैं, या तो हम एच लुकअप की बात कर लेते हैं ना। हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं। वी लुकअप क्या करता है, डाटा को वर्टिकली ढूँढता है, और एच लुकअप क्या करता है, डाटा को हमारा हॉरिज़ॉन्टल ढूँढता है। मतलब क्या बोलने का मतलब है, जब हम एच लुकअप यूज़ करते हैं, तो वो हमारा डाटा इस वे में ढूँढता है, मतलब हॉरिज़ॉन्टल ही डाटा वो ढूँढने का काम करता है। और जो हमारे पास वी लुकअप है, वो क्या करता है, डाटा को वर्टिकली ढूंढने का काम करता है। अगर मुझे कोई डाटा वर्टिकल या फिर कॉलम की वे में ढूंढना होता है, तब हम वी लुकअप का यूज़ करते हैं। और अगर मुझे कोई डाटा रो की वे में ढूंढना है, तब हम एच लुकअप का यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे बात की है कि, क्योंकि यहाँ पे बात की है बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर टू वे लुकअप, मतलब आपको क्या करना है, दोनों तरीकों से डाटा ढूंढना है। मतलब आपकी कंडीशन क्या है कि कॉलम कोई होना चाहिए, रो कोई होना चाहिए। मतलब हम क्या करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर डाटा को ढूंढना चाहते हैं, तो दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्सेल में फॉर्मूलाज को कंबाइन करने का यूज़ करना पड़ता है। देखो, हम लुकअप फंक्शन इसीलिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लुकअप में हमारी कंडीशंस होती हैं। क्योंकि यहाँ फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ना, वी लुकअप और एच लुकअप का आप इकट्ठा यूज़ कर लो, तो हम इकट्ठा कभी भी इनको यूज़ नहीं कर सकते। वी लुकअप सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल, जो मैंने अभी आपको बताया कि कॉलम का ही डाटा देगा, और एच लुकअप आपको सिर्फ और सिर्फ इसका क्या बोलते हैं, जो आपके पास रो होती है उसी का डाटा आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो एज पर देखा जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, इंडेक्स और मैच फंक्शन क्या होता है, चलो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। क्योंकि अगर जिसने पढ़ा है तो उसको आइडिया होगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे। लाइक ये जैसे यहाँ पे बात की है कि टू वे कम्युनिकेशन के लिए या फिर टू वे हमें जब डाटा लुकअप करना है, तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शंस क्या आता है, या फिर बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहता है, इंडेक्स और मैच हमारे पास बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लो, हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंडेक्स और जो हमारा मैच फंक्शन है, हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। तो इंडेक्स और मैच फंक्शन को मैं आपको थोड़ा यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि जब हम मैच या फिर इंडेक्स फंक्शन यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे। लाइक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक्सेल में आपके पास एक फंक्शन आता है जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप मैच फंक्शन बोलते हो। तो मैच फंक्शन का काम क्या होता है, ये बेसिकली इसका मेन मोटिव होता है आपको ये किसी भी वैल्यू की एग्जैक्ट पोजीशन बताने का काम करता है। तो कल को मैं बोलूँ कि मैच फंक्शन क्या काम करता है, तो आप बोलेंगे कि सर इट विल प्रोवाइड द पोजीशन ऑफ अ डिजायर्ड नंबर, ठीक है, या फिर जो भी डिजायर्ड आपके पास नंबर है या फिर कोई भी वैल्यू है, तो सिंपल मैं कर सकता हूँ डिजायर्ड वैल्यू। तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, न्यूमेरिक भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकती है। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, सिर्फ और सिर्फ सर ये हमें उसकी पोजीशन रिटर्न करने का काम करेगा। कौन, हमारा मैच फंक्शन। एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब देखो, जो हमारे पास मैच फंक्शन होता है, ये क्या करता है, ये किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू को ढूँढता है, और सिर्फ़ क्या बताता है, ये उस वैल्यू वो कहाँ पे हमें प्रोवाइड होगी या फिर कहाँ पे वो हमें मिलेगी, वो हमें बताता है। अब देखो, मैच फ़ंक्शन क्या करते हो, आप इसको किसी रो के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, और आप इसको इसी किसी कॉलम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, है ना? रो और कॉलम मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास एक सिंपल सी एक्सेल आ गया, सपोज़ कर लेते हैं मेरे पास एक्सेल की एक शीट आ गई। आपको पता है ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, ABCD, और इसके आगे कॉलम चलते रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 हमारे पास ऐसे रो। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक पर्टिकुलर रो में ढूँढना है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मैंने ऐसे कर दिया इसको, है ना? मैंने इसको ऐसे करके दे दिया, ठीक है?
तो अब रो एंड कॉलम में कैसे ढूंढेगा ये पर्टिकुलर वैल्यू? जैसे मैंने बोल दिया कि ये मेरी रो है, ठीक है, मान लेते हैं ये मैंने बोल दिया ये मेरी रो आ गई। एक सेकंड, इसको मैंने थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। ये मेरी एक पर्टिकुलर एक रो आ गई, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरी एक रो आ गई पूरी की पूरी, ठीक है। अब इस रो में मैंने बोला कि अब इस रो की रेंज कितनी है? इस रो की रेंज आती है, अगर हम रो की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा टू A2 से लेके मेरे पास D2, ठीक है। समझ आ गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ? A2 से लेके D2, है ना। A2 से लेके D2 कौन सा है? ये वाली रो है आपकी पूरी की पूरी, है ना, ये रेंज है आपकी पूरी की पूरी। तो जब मैं A2 से D2 लिखूंगा तो मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ कि जो मुझे डाटा ढूंढना है या फिर जिस वैल्यू की मुझे पोजीशन ढूंढनी है तो मैं कहाँ से ढूंढूंगा? वो रो से ढूंढूंगा। अच्छा सर, कॉलम का एग्जाम्पल क्या हुआ? तो कॉलम का एग्जाम्पल हम ऐसे ले लेते हैं, लाइक मैं बोल देता हूँ ये ऐसे करके ये आ गया मेरे पास पूरा का पूरा, ठीक है। बी वाला मैं यहाँ पे ही कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये वाला मेरा क्या बन गया? इसको मैं थोड़ा रेड से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी? इसकी रेंज हो जाएगी सर हमारी B1 से लेकर B3, है ना। तो जब मैं ऐसे लिखूंगा तो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं कोई डाटा है हमारा, उसको मैं जो हमारे पर्टिकुलर डाटा है वो कौन सी जगह पे प्रेजेंट है, मतलब कितने नंबर पे वो प्रेजेंट है, तो मतलब उसकी पोजीशन क्या है कॉलम में। तो कॉलम में ढूंढने के लिए हम ऐसे क्या कर सकते हैं? रेंज दे सकते हैं, और रो में ढूंढने के लिए हम रो की रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी मैच फंक्शन का काम रहेगा कि जो मैं इसको रेंज प्रोवाइड करूंगा उसके अकॉर्डिंग वो मुझे बताएगा कि जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हो वो कौन से नंबर के ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर होगी? अच्छा सर, इसका जो बेसिकली सिंटैक्स है वो क्या होता है? वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जब भी हम सिंटैक्स की बात करते हैं मैच फंक्शन की, तो वो सिंटैक्स होता है आपके पास इक्वल टू मैच। आप मैच लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद आप बताएंगे कि आप कौन सी वैल्यू ढूंढना चाहते हो, मतलब किस चीज़ को आप ढूंढना चाहते हो, तो उसको बोला जाता है लुकअप वैल्यू, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम? लुकअप वैल्यू। मतलब आप कौन सी वैल्यू है जो ढूंढना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख भी देता हूँ, इसका मतलब क्या रहता है कि जो वैल्यू आप ढूंढना चाहते हो, ठीक है, या फिर सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ, वैल्यू टू बी फाइंड आउट, है ना, फाइंड आउट, ठीक है। जो भी आप ढूंढना चाहते हो वो क्या मतलब होता है, उसको लुकअप वैल्यू बोल देते हैं। सेकंड हम क्या लिखते हैं इसमें? फिर हम बताते हैं कि वो जो आप वैल्यू ढूंढना चाहते हो वो कहाँ से ढूंढना चाहते हो, मतलब रेंज क्या है उसकी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास सर क्या होता है, लुकअप की जो रेंज है। अब रेंज को ही क्या बोला जाता है? एरे बोला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना A2 से D2, तो एक्सेल के अंदर इसको क्या बोला जाता है? एक्सेल के अंदर इसको मतलब एरे बोला जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि लुकअप एरे क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या देते हैं कि जहाँ से हमें उसको ढूंढना है। अब ये जहाँ से ढूंढना है मतलब हम रेंज की बात कर रहे हैं। अब रेंज हमारी दो तरीके से हो सकती है, या तो हम डाटा रो वाइज हम बोलेंगे ढूंढने के लिए, या तो डाटा हम कॉलम वाइज ढूंढने के बोलेंगे। जैसे मैंने अभी आपको ये समझाया ना कि हम डाटा सर्च कर सकते हैं, मतलब पोजीशन सर्च कर सकते हैं, या तो रो की वे में या तो कॉलम की वे में। तो ये हमारा लुकअप एरे आता है, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है उसको हम बोल देते हैं मैच टाइप, ठीक है। एक हमारे पास आ जाता है मैच टाइप। अच्छा सर, मैच टाइप में क्या होता है? बेसिकली ये आपका क्या बन गया? एक पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया। पहले मैं इसको ज़रा बॉक्स में कर देता हूँ ताकि आपको नोट करने में ईजी रहे। ये आपका क्या बन गया? पूरा का पूरा एक मैच का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। बाकी आपने समझ लिया कि ये हमारे पास क्या होता है। अब इंपॉर्टेंट मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैच टाइप आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब मैच टाइप इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि जब आप मैच टाइप पढ़ते हो ये बेसिकली हमारे पास हमें तीन ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैच टाइप हमें क्या करता है? तीन ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो उसको मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ कि सर इट प्रोवाइड अस थ्री वैल्यूज, ठीक है। मैच जो हमारे पास यहाँ पे है इसके अंदर हम तीन वैल्यू लिख सकते हैं। कौन कौन सी तीन वैल्यू यूज कर सकते हैं? या तो आप वैल्यू यूज करोगे इसके अंदर 0, या तो आप यूज करोगे 1, या तो आप यूज करोगे -1। तो ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि इन द मैच फंक्शन इफ यू वांट टू मैच द एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। अगर आपको क्या चाहिए? एग्जैक्ट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच का मतलब है लाइक आप 25 ढूंढना चाहते हो और आपको 25 ही मिल गया, तो ये क्या हुआ? ये हमारा एग्जैक्ट मैच हुआ। तो एग्जैक्ट मैच के लिए आपको 0 वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, इस जगह पे आपको 0 लिखना पड़ेगा, ओके। ये बोलने का मतलब है यहाँ पे। तो 0 स्टैंड फॉर जब आपको एग्जैक्ट मैच ढूंढना है, ठीक है। आप नहीं चाहते कुछ और ढूंढना, आपको एग्जैक्ट चाहिए। अगर एग्जैक्ट है तब बताओ, अगर नहीं है तब भी बताओ, बस ये बोलने का मतलब है। 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब क्या है कि अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिले तो उससे जो छोटा नंबर है वो मुझे प्रोवाइड करके दो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? अगर एग्जैक्ट मैच क्या होता है? नॉट फाउंड,
ठीक है, तो आप क्या करो, जस्ट प्रोवाइड द लेसर नंबर फ्रॉम द मैच्ड नंबर। ठीक है, इसका बोलने का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं आप यहाँ, आपके पास एक वैल्यूज़ हैं, आपके पास वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, आपके पास वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं ये रो है मेरी, इसके अंदर डाटा पड़ा है 10, 30, 39 और यहाँ पे 45। अब मैंने डाटा ढूंढ लिया, मान लेते हैं 38। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने लिखा इज इक्वल टू मैच, ठीक है, MATCH कर लेना इसको ना, मैच। अब मैच के अंदर मैंने बोला मुझे डाटा कौन सा ढूंढना है, मुझे वैल्यू ढूंढनी है 38। ठीक है, 38 वैल्यू ढूंढनी है, कहाँ से ढूंढनी है, मान लेते हैं ये मेरे पास ये आ गया हमारे पास ABCD और ये हमारे पास 1 आ गया, तो मैंने बोल दिया मेरे पास रेंज है A1 से लेकर D1, ये मेरी रेंज आ गई। और मैंने क्या बोला यहाँ पे, मुझे अगर एग्जैक्ट डाटा मिलता है तो बता दो, अगर नहीं मिलता है तो क्या करो, उससे जो छोटा नंबर है वो मुझे बताओ। तो जब ये फंक्शन चलेगा तो यहाँ पे एक्सेल क्या करेगा, एक्सेल ढूंढेगा, किस चीज़ को ढूंढेगा, इस रेंज में देखेगा 38 कहाँ पे है, 38 है यहाँ पे, तो बोलेगा सर यहाँ तो 38 नहीं है, फिर अगले में जाएगा, अगले में यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, फिर अगले में जाएगा 39, फिर ये बोलेगा ये तो सर 39 हो गया है, जो मैं नंबर ढूंढ रहा हूँ इससे तो ये बड़ा हो गया, इससे ये बड़ा हो गया। और फिर ये देखेगा आपने मैच टाइप कौन सा यूज़ किया है, मैच टाइप आपने 1 यहाँ पे यूज़ किया है, तो जहाँ पे मैच टाइप 1 आता है तो वो समझ जाएगा कि अच्छा जो मेरा यूज़र है उसको क्या चाहिए। वो बोल रहा है कि अगर आपको जो नंबर है उस नंबर से अगर आपको, मतलब वो नंबर आपको नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 45 है, इसको मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है ना। क्योंकि ये भी आपको मैं नोट करवा दूंगा कि जब हम एग्जैक्ट ये हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारा डाटा है वो हमारा हमेशा एक असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें चाहिए होता है, वो मैं यहाँ पे आपको लिखवा दूंगा। बट यहाँ पे आप इस चीज़ को समझो कि 38 नहीं मिला तो 38 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे, इस रेंज में सबसे छोटा नंबर कौन है, 38 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है हमारा 30। तो वो हमें क्या दे देगा, इसकी पोजीशन हमें रिटर्न करके देगा। तो ये हमें आंसर में क्या देगा कि आपका जो नंबर है वो तो मुझे नहीं मिला, पर उससे जस्ट छोटा नंबर कहाँ पे है, वो सेकेंड नंबर पोजिशन पे है ना, पोजिशन नंबर 1 ये है, सेकेंड ये है, तो तब हमें ये क्या कर देगा, 2 हमें रिजल्ट में आउटपुट प्रोवाइड करके देगा। तो ये मतलब होता है मैच, जब हम ऑप्शंस यूज़ करते हैं मैच के, तो यहाँ से भी पता नहीं कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मैच में 0 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है। अब जब भी हम 1 यूज़ करेंगे ना, इसमें आप नोट करके लिख लेना इसके बारे में, 1 के बारे में, कि जब भी हम मतलब जस्ट छोटा नंबर ढूंढना चाहते हैं, जो हमें नंबर चाहिए होते हैं, अगर उससे छोटा नंबर ढूंढना चाहते हैं तो उसमें हमारा जो डाटा होता है, हमेशा डाटा मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर समझते हो ना, बढ़ते क्रम में होना चाहिए, है ना। उसका मतलब क्या है, जैसे मैं अभी मैंने लिखा था ना 10, 20, 39, 45, ये क्या होता है, बढ़ता क्रम होता है ना। तो डाटा मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये किसका कंडीशन होती है आपकी, जब आप 1 ऑप्शन का यूज करते हो आपके मैच फंक्शन के अंदर। अब देखो -1 क्या काम करता है, -1 भी सेम यही काम करता है, अगर आपका जो डाटा है वो नहीं मिले तो उससे बड़ा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि क्या करता है, अगर आपको एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता है, एग्जैक्ट मैच नॉट फाउंड, देन ये क्या करता है, इट विल प्रोवाइड द नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रेटर नंबर। ठीक है, ये क्या करता है, उससे जो बड़ा ग्रेटर नंबर होता है उसको वो प्रोवाइड करके रखता है। इसमें वही कंडीशन रहती है कि डाटा मस्ट बी अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, डाटा बढ़ते क्रम में लिखा, इसे हमें घटते क्रम में लिखना पड़ता है, तो डाटा मस्ट बी अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस बनती हैं, या फिर ये हमारे पास जो अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपने क्या करना होता है, कॉपी पे नोट करना होता है। लाइक जैसे अभी इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे
ठीक है, बेसिकली होगा तो इसी की तरह, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया ना, बस उसी की तरह होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको बताने की जरूरत नहीं है, या फिर आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जस्ट आप इससे समझ लो, जैसे हमने पहला एग्जांपल देखा था, जस्ट आप उसको उल्टा कर लो एग्जांपल को, तो सेम वैसे ही ये काम करेगा। तो अभी तक ये थोड़ा आपका जो बेस है मैच फंक्शन का वो बन गया होगा कि सर मैच फंक्शन कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या इसमें कंडीशन आती हैं। ये रहता है आपका मैच फंक्शन। तो मैच फंक्शन से आपको लग गया पता, इससे हमारा मेन मोटिव क्या रहता है मैच फंक्शन से, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पोजीशन ढूंढ सकते हैं। मेन बोलने का मतलब है मोटा मोटा कि मैच फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पोजीशन है वो हम ढूंढ सकते हैं मैच फंक्शन के थ्रू। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन बनती है, फिर जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था, नेक्स्ट कौन सा आता है हमारे पास यहाँ पे, इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इंडेक्स फंक्शन। अच्छा सर, इंडेक्स फंक्शन का क्या मोटिव हुआ, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे हम इसको मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं इंडेक्स फंक्शन को, तो वो भी आप देख सकते हैं। लाइक जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि जो हमारे पास इंडेक्स फंक्शन है, इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, किसी भी रेंज में से, या फिर रेंज कुछ भी हो सकती है, रेंज आपकी रो भी हो सकती है, कॉलम भी हो सकती है, वहाँ की जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमें प्रोवाइड करता है। लाइक जैसे हमने वो देखा अभी, जो हमारा मैच फंक्शन था, मैच फंक्शन हमें पोजीशन बताता है, बल्कि और जो इंडेक्स फंक्शन है ये क्या देता है, ये हमें एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करने का काम करता है। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। वो क्या करता है, उसका मेन काम है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमें पोजीशन देगा, पर ये क्या करता है, ये हमें एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करता है ना। अब एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं ये आपके पास एक एक्सेल आ गई। अब इस एक्सेल के अंदर आपके पास मल्टीपल डाटा होते हैं, तो मान लेते हैं उसी में से एक डाटा आपके पास यहाँ पे आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, है ना। अब यहाँ पे मैंने बोला कि ये आप मुझे क्या करो, आप मुझे एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करके दो, है ना, एक्चुअल वैल्यू मुझे प्रोवाइड करके दो। तो अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, मैंने बोला कि आप मुझे क्या करो, एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इंडेक्स का, बाद में आपको सिंटैक्स बता दूंगा एक मैं। इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर मैंने बोल दिया कि ये आ गया मेरा ABCD, ये 1 2 3 और 4। तो मैंने बोल दिया कि मेरे पास जो है डाटा वो है A2 से लेकर हमारा D2 तक, ये मेरी आ गई रेंज। अब इस रेंज में जो हमारी थर्ड वैल्यू है वो मुझे आप प्रोवाइड करके दो। तो आप मुझे खुद बताओ, इस रेंज के अंदर जो ये वाली रेंज है, इस रेंज के अंदर थर्ड वैल्यू कौन सी है, तो सर तीसरे नंबर पे हमारा यहाँ पे 20 हमें दिख गया। तो इसका मतलब है ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इसको इंडेक्स कर लेना अपना। तो तीसरा हमें क्या प्रोवाइड करके देगा, ये आंसर हमें 20 प्रोवाइड करके देगा। समझ आ गया। उस जब हम मैच फंक्शन यूज़ करते हैं तो मैच फंक्शन हमें पोजीशन देता है। लाइक अगर मैं इसी को ही अगर मैच फंक्शन के थ्रू यूज़ करूँ, ठीक है, मैच, और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मुझे ढूंढनी कौन सी वैल्यू है, मुझे 20 वैल्यू ढूंढनी है, कहाँ से, मुझे रेंज आ गई A2 से लेकर D2 मेरी रेंज आ गई, और मुझे क्या चाहिए, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए कि 20 होना ही चाहिए। तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, ये मुझे आंसर रिटर्न करके देगा, कौन सी पोजीशन, 1 2 और 3। तो ये मुझे 3 देगा। तो यहाँ पे 3 क्या है, 3 मेरी पोजीशन है, और यहाँ पे 20 क्या है, 20 यहाँ पे मेरा एक्चुअल डाटा है। समझ आ गया। ये हमारी पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन हमें मैच देगा, और इंडेक्स क्या देगा, हमें एक्चुअल वैल्यू जो वहाँ पे है वो हमें प्रोवाइड करके देगा। तो ये डिफरेंस होता है हमारा मैच और इंडेक्स के, जब हम बात कर लेते हैं। अब देखो, जब हम इंडेक्स की बात कर ही रहे हैं, तो इंडेक्स में आपको क्या पता होना चाहिए, इसका जो फॉर्मूला होता है या फिर जो इसका सिंटैक्स होता है, उसको हम लिखते हैं इक्वल टू इंडेक्स। अब इंडेक्स के अंदर हम क्या देते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे कोई एरे देते हैं ना। एरे वही आ गया कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, रेंज। इसको मैं यहाँ पे बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, एरे का मतलब होता है रेंज। उसके बाद आप क्या दे सकते हो, कोई भी रो नंबर दे सकते हो। अगर रो नंबर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कॉलम भी दे सकते हो। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड, आप रो देना चाहते हो या तो आप क्या देना चाहते हो, कोई कॉलम नंबर देना चाहते हो। तो ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, या फिर एक छोटा सा हमारा क्या होता है, सिंटैक्स होता है किसका, हमारा इंडेक्स फंक्शन का। ओके, सम आई नो अभी तक आपको ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझ आ गई होंगी अभी तक। ओके, तो इनको भी क्या करना है, आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर हम बात कर लेते हैं इंडेक्स, और अगर सर एक एग्जांपल ले लो जहाँ पे हम इंडेक्स और इन दोनों को एक तरीके से यूज़ कर पाएँ या फिर एक तरीके से देख पाएँ, तो उसके लिए तो आपको जो फॉर्मूला है थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो जस्ट मैं एक छोटा सा अगर एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, तो एक छोटा सा हमें टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो टेबल में एज एन एग्जांपल ले लेता हूँ। तो चलो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो चलो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो चलो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो चलो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं।
इसका, ठीक है। एग्जाम्पल हम इसी का ले लेंगे जब हम कंबाइन करके यूज़ करेंगे इसको। किस किस का यूज़ करेंगे हम? इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन का, कि अब इन दोनों को साथ में कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, इंडेक्स और मैच फंक्शन का हम क्या ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अब ऐसा क्या कर सकते हैं, इसमें एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। एक मैं टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, एक छोटा सा एक मैं टेबल ड्रॉ ले कर लेता हूँ यहाँ पे, एक्सेल का एक छोटा सा टेबल, ताकि आप चीज़ समझ पाओ कि एक्चुअल में हम जब यूज़ करते हैं तो वो हम कैसे यूज़ करते हैं। ओके, 1 2 3, ठीक है। तो हम 3 4 कॉलम लेते हैं ना, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं इसको। ठीक है, 4 कॉलम हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास एक छोटा सा कॉलम आ गया। अब इसमें हम कर सकते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे मेरे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। मान लेते हैं ये मेरा मैथ आ गया, ठीक है, ये मेरा मैथमेटिक्स आ गया। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हमारा साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस ले लेता हूँ, और यहाँ पे हम हमारी हिंदी जो लैंग्वेज है वो ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बच्चों के नाम ले लेता हूँ। नेम, हाँ, जैसे मान लेते हैं एक अमित आ गया, सपोज कर लेते हैं अमित बच्चा आ गया एक हमारे पास। एक हमारे पास एक कैंडिडेट आ गई सुनीता मान लेते हैं, और एक हम मान लेते हैं कोई रोहित। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एक्सेल कर रहे हैं तो इसको एक्सेल ही बनाते हैं पूरा ना, ये लो ऐसे करके हमारा एक्सेल आ गया। अब यहाँ पे हम बोल देते हैं कोई भी वैल्यू, आप नंबर बोल दो कोई भी। मैथ में मान लेते हैं इसके 100 में से 80 नंबर हैं। साइंस में मान लेते हैं अच्छा बच्चा है पढ़ने के लिए, 100 में साइंस में मान लेते हैं 90 नंबर है, पर हिंदी इसकी अच्छी नहीं है तो हिंदी में 70 नंबर है। वहीं सुनीता मान लेते हैं लड़कियाँ अच्छी होती पढ़ने की, तो मैथ में इसके 85 नंबर हैं। साइंस मान लेते हैं 88 नंबर आगे, और हिंदी में सुनीता बड़ी अच्छी है तो मान लेते हैं 92 नंबर आगे उसके। अब वही आ गया रोहित, है ना। रोहित थोड़ा मैथ बेचारा है उसका कमज़ोर है, पर साइंस थोड़ी ठीक है उसकी, तो साइंस में 75 आ गए। हिंदी इसकी भी अच्छी है तो मान लेते हैं इसके नंबर कितने आ गए, यहाँ पे 80 आ गए। तो इस तरीके में हमने क्या किया, हमने एक तरफ हमने नाम लिख दिया और दूसरी तरफ हमने क्या कर दिए, सब्जेक्ट हमने लिख दिए। तो ऐसे लिख सकते हैं, एक साइड हमने सर आपने सब्जेक्ट हमें बता दिए, और जो हमारा कॉलम है एक साइड हमने क्या किए, बच्चों के नाम यहाँ पे लिख दिए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं दोनों को यूज़ करूँ तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो मैंने एक सिंपल सी क्वेरी लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब फॉर्मूला लिख देता हूँ एक सिंपल सा, कंबाइन करके मैंने लिखा इक्वल टू इंडेक्स। अब उसके अंदर मैंने बोल दिया, मैंने एक रेंज दे दी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ रेंज दे देता हूँ यहाँ पे B2 से B2 से मैंने रेंज दे दी आपकी, एक तो एक सेकंड यहाँ पे ना, ABCD 1 2 3 एंड 4। ठीक है, B2 से मैंने रेंज दे दी आपकी D4 तक। ठीक है, तो D4 तक मैंने क्या दे दी, यहाँ पे रेंज दे दी। समझ आ गया ना। A2 कौन सा है हमारा, A2 हमारा ये वाला है, सॉरी B2 हमारा कौन सा, ये वाला नंबर है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या कर दी, एक रेंज दे दी। अब इस रेंज में क्या होगा, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये क्या बन गई, एक मेरी पूरी की पूरी रेंज बन गई। ये मैंने रेंज दे दी इंडेक्स के अंदर। अब मैंने इसके अंदर यूज़ करना है कौन सा फंक्शन, मैच फंक्शन मुझे यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, मैच फंक्शन कर दिया। अब मैच फंक्शन के अंदर मुझे किसके नंबर देखना है या फिर मुझे क्या चीज़ मैच करवानी है, तो मैंने बोला कि मुझे सुनीता के क्या करने हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया सुनीता, सुनीता को मैच करवाओ किसके साथ, सुनीता कहाँ पे है। अब मुझे बताओ सुनीता कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सुनीता सर ये वाली जो हमारी रेंज है इसके अंदर प्रेजेंट है। तो मैंने बोल दिया सुनीता कहाँ पे आपको मिलेगी, A2 से लेकर आपको A4 के अंदर देखने में मिलेगी, है ना। क्योंकि देखो सुनीता कहाँ पे है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो सुनीता सर नेम के अंदर है, यहाँ पे है, इस जगह पे है। ठीक है, तो ये रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, ये रेंज सर यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेजेंट होगी। तो वही मैंने लिखा A2 से लेकर A4। ठीक है, तो वही सुनीता की मैंने रेंज दे दी। अब मैंने क्या बोला, आपने क्या करना है, इसको एग्जैक्ट मैच करवाना है। अगर सुनीता मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आपने कुछ नहीं करना है। इसके अलावा मैंने साथ में कर दिया कि आप क्या करो, एक मैच फंक्शन और लगा देते हैं यहाँ पे। मैच फंक्शन के बाद मैंने बोला कि मुझे बताओ साइंस, और साइंस बताओ कौन सी रेंज में है। साइंस आपकी आ जाएगी बी, साइंस आएगी आपके पास, और ये वाली रेंज है ना C2 से C4।
ठीक है, C2 से C4। अब ये मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो ऐसे करके हमने एक पूरा एक जो इंडेक्स फंक्शन है इसको यहाँ पे बना दिया। काफ़ी लंबा हो गया ये फार्मूला ना, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, एक फार्मूला हमने बना दिया। अब इससे क्या होगा, अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आपको बताऊं, सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा एक्सेल है वो क्या करेगा, सबसे पहले सुनीता को मैच करेगा। ठीक है, तो जब ये सुनीता को मैच करेगा, क्योंकि सबसे पहले क्या करेगा वो टुकड़ों में चलेगा, तो सबसे पहले टुकड़ा क्या करेगा, वो इसको इस चीज़ को ढूंढेगा, मैच को ढूंढेगा। तो जब वो मैच करेगा तो ये क्या करेगा, ये हमें पोजीशन बताएगा सुनीता की। तो मुझे बताओ सुनीता कहाँ पे है, यहाँ पे आप मुझे को तो बताओ यहाँ पे सुनीता कहाँ पे है। तो सर सुनीता हमारे दूसरे नंबर पे प्रेजेंट है, तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे 2 यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। समझ आ गया। सेकंड सेकंड यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि जो सुनीता है, सुनीता की साइंस, अच्छा यहाँ पे हमने ये गलत कर दिया, रेंज हमने गलत दे दिया ना। मार्क्स जो सब्जेक्ट थे वो कहाँ पे हैं, सब्जेक्ट ये है ना, बी आपकी 1 से लेके D1 तक के हैं। तो मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम गलत दे दिया यहाँ पे ना, सब्जेक्ट का नाम ये गलत ढूंढेगा फिर। ठीक है, देखो साइंस जो सब्जेक्ट है ना वो कहाँ पे है, तो सर आप बोलेंगे साइंस सब्जेक्ट है, इसको मैं इससे कर देता हूँ हाईलाइट इससे। साइंस आपका यहाँ पे है ना, तो ये कहाँ पे है, इस जगह में है, इस जगह में। तो यहाँ पे रेंज आ जाएगी आपकी B1 से लेकर D1। तो ये आ जाएगी B12 लेकर D1। ठीक है, थोड़ा एक बार समझ लोगे फिर आपको चीज़ें ईजी हो जाएंगी ना। यहाँ पे हमने क्या किया, मैच से हमने पोजीशन ढूंढी, पोजीशन हमें 2 मिल गई। अब जो साइंस है, साइंस की पोजीशन कहाँ पे है, साइंस की पोजीशन भी आपकी 2 के पास है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, आपको दोनों जगह दो दो फार्मूला, मतलब दो दो वैल्यू मिल गई। तो इसका मतलब है अब ये फार्मूला कैसे हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, ये कर देगा इंडेक्स B2 से लेकर D4। अब वैल्यू कितनी कितनी आ गई यहाँ पे, कि तब मैंने आपको इंडेक्स का ये फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, यहाँ पे हम रो नंबर देते हैं और यहाँ पे हम कॉलम नंबर देते हैं। तो सबसे पहला क्या बन जाएगा, ये जो ये वाला 2 है हमारा, जो ये वाला 2 है ये क्या बन जाएगा, ये हमारी रो बन जाएगी, तो रो सेकंड। और ये वाला 2 क्या बन जाएगा, अभी ये 2 हमारा कॉलम बन जाएगा, तो कॉलम सेकंड। तो इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स इसकी मुझे आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो आउटपुट मुझे आप खुद बताओ कि रो 2 और कॉलम 2 में कौन सी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट है। तो अब आप खुद बताओ इसमें, एक सेकंड, कोई कलर बचा ही नहीं है यहाँ पे। अब आप मुझे खुद बताओ रो 2 कौन सी है आपकी। ठीक है, रो 2 कौन सी है आपकी, ये वाली रो है आपकी सेकंड नंबर वाली, है ना, सेकंड नंबर वाली रो ये वाली। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं, B2 से लेके D4 है ना, B2 से लेके D4 मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा ही कलर हो गया है इसमें ना, हम बेसिकली इसकी बात करें, इसको थोड़ा ना डार्क कर देता हूँ ताकि आप समझ पाओ, ये वाला हिस्सा है ना, B2 से लेकर D4। ठीक है, हम इस चीज़ की बात करें सिर्फ और सिर्फ। तो इसमें सेकंड रो कौन सी है, तो ये सर हमारे पास रो नंबर 2 ये वाली है, जहाँ पे सुनीता स्टार्ट है। और सेकंड कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम सर अगर हम बात कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, सेकंड कॉलम हमारा कौन सा है, हमारा सेकंड यहाँ पे ये वाला है, साइंस वाला। ठीक है, ये वाला। अब आप मुझे खुद बताओ साइंस में सेकंड नंबर पे और सुनीता में सेकंड नंबर की जो रो है वो कहाँ पे मैच हो रही है, दोनों आपस में जाके यहाँ पे मैच हो रही हैं। तो मुझे आंसर कितना देखने को मिलेगा यहाँ पे, 88 मुझे आंसर देखने को मिलेगा। तो ऐसे करके जो आपका पूरा का पूरा मैच फंक्शन है वो बेसिकली जो आपका इंडेक्स और मैच फंक्शन है वो कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। ठीक है, आई नो आपको थोड़ा फर्स्ट टाइम में थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होगा, बट एक बार आप फिर से इस चीज़ को देखोगे ना तो आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी कि जब हम फॉर्मूलाज को कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं ना तब थोड़ा टफ हो जाता है। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, आई नो ये इतना बड़ा टफ एग्जाम्पल है, आपसे पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है, पर आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं प्रैक्टिकलिटी में तो हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये उसका एक एग्जाम्पल था हमारे पास। फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, व्हाट डज द सम प्रोडक्ट फंक्शन डू व्हेन यूज्ड विथ लॉजिकल एरे। ठीक है, जब हम लॉजिकल एरे के साथ सम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, सम प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं एरेज को और बाद में क्या करते हैं उनको प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई एरेज एंड सम रिजल्ट्स।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी पे नोट कर लेना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन पावर क्वेरी विच ट्रांसफॉर्मेशन रिमूव डुप्लीकेट रोज बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड कॉलम। देखो जब भी हम पावर क्वेरी की बात कर लेते हैं ना, आपको ये पता होना चाहिए कि पावर क्वेरी क्या है। ये हमारे पास एक्सेल के अंदर एक डाटा क्लीनिंग का टूल है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। इन एक्सेल फिल इन द ब्लैंक इज नोन एज डाटा क्लीनिंग टूल। तो डाटा क्लीनिंग टूल हम किसको बोल देते हैं, पावर क्वेरी को हम बोल देते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको ये क्लियर हो गया। अच्छा सर हमें ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, डाटा क्लीन करने की। तो सबसे पहले आप डाटा टैब में जाएंगे। डाटा टैब के बाद आप कहाँ पे जाएंगे, आपके पास एक ऑप्शन आएगा गेट एंड ट्रांसफॉर्म करने का। आप जैसे ही उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आप क्या कर सकते हो, पावर क्वेरी को फिर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डाटा के अंदर गेट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर, मतलब गेट एंड ट्रांसफॉर्म जो आपका ग्रुप होता है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा पावर क्वेरी। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको फिर वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है, अच्छा सर पावर क्वेरी से मतलब आपने बता तो दिया ये सारी चीज़ें करता है, पर इसका मतलब क्या होता है, ये करता है क्या, ये आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं या फिर जो डुप्लीकेट रोज होती हैं उनको क्या करता है, ये डिलीट करता है। अब डिलीट करने का जैसे सर हमें एग्जाम्पल बता दो, तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक छोटा सा। लाइक मान लेते हैं ये आपकी एक एक्सेल की शीट आ गई। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी बनाते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक पर्सन का नाम आ गया। मान लेते हैं यहाँ पे आ गया अमन। ठीक है, यहाँ पे आ गया मान लेते हैं प्रिंस। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं आ गया हमारे पास ठीक है सौरभ आ गया यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं फिर से आ गया हमारे पास प्रिंस। अब इसको छोटा ही बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ा रहने देता हूँ। ओके, अब मान लेते हैं कि अमन है, अमन का घर हमारे पास मान लेते हैं शिमला में है। प्रिंस है, इसका घर मान लेते हैं हमीरपुर में है। सौरभ है, इसका घर मान लेते हैं कांगड़ा में है। और जो प्रिंस है इसका घर फिर से कहाँ आ जाएगा, हमीरपुर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे डुप्लीकेट डाटा कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो हमारा प्रिंस है ये हमारा सर 2 बार आ गया है। ये क्या है, हमारे पास एक डुप्लीकेट डाटा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, पावर एडिटर क्वेरी को ओपन करेंगे, है ना। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, देखो पावर क्वेरी एडिटर अगर आपको मतलब अगर कॉलम सेलेक्ट करना है इसमें आपको, ना आपको क्या करना है, पर्टिकुलर जो डाटा है डुप्लीकेट डाटा है उसको आपको क्या करना है, उसको डिलीट करना है। तो जैसे आप पावर क्वेरी यूज़ करेंगे, इसमें मैंने आपको बताई दी हम कहाँ पे जाएंगे, हम डुप्लीकेट मतलब रोज़ डुप्लीकेट या फिर कॉलम डुप्लीकेट का हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो डुप्लीकेट डाटा है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो जैसे हमने पावर क्वेरी यूज़ कर ली तो हमारे पास आउटपुट क्या देखने को मिलेगी कि जो डिलीट डुप्लीकेट डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, बाकी वैसे का वैसे रहेगा। अमन आ गया शिमला, प्रिंस आ गया हमीरपुर और सौरभ आ गया कांगड़ा। तो जो चीज़ 2 बार थी वो अब क्या हो जाएगी, सिर्फ एक बार ही लिखी जाएगी। तो इससे क्या होता है, हमारा जो डुप्लीकेसी होती है वो डिलीट हो जाती है। देखो इसको ना सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उसमें क्या होता है, या फिर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ये बार डाटा डुप्लीकेट बड़ा बार ही हो जाता है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, उस टाइम पे जो हमारा डुप्लीकेट डाटा है उसको डिलीट करना पड़ता है। तो डुप्लीकेट डाटा को डिलीट करने के लिए एक्सेल के अंदर एक बड़ा अच्छा या फिर पावरफुल टूल है ये हमारा पावर क्वेरी। तो इम्पोर्टेंट है, इसको आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा ना, रिमूव डुप्लीकेट्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनडायरेक्ट फंक्शन। तो इनडायरेक्ट फंक्शन का क्या मतलब होता है, ये बेसिकली हमें रिटर्न करता है कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी रेफरेंस जो हम किसी स्ट्रिंग के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका बी, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके, अब देखो अगर इसका हम बात विद एग्जांपल कर लेते हैं, तो मैं छोटा सा अगर आपको एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। मान लेते हैं आपके पास ना एक तो ऐसे ले लेते हैं, ये आपके पास ये आ गया A1 और ये आ गया B1। ठीक है, अब मान लेते हैं A1 आपका सेल है, इसके अंदर डाटा कितना है, इसके अंदर डाटा आपका 100 पड़ा हुआ है। और B1 के अंदर आपने क्या लिखा है, B1 के अंदर आपने इसको ऐसे लिखा हुआ है। और आपको ये पता है होता है कि जब भी हम डबल कोट्स के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, ये सर हमारा एक टेक्स्ट बन जाता है। ठीक है, समझ आ गया ना, ये हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है। अगर मैं नॉर्मल A1 लिखता ना, तो नॉर्मल A1 ये क्या है, ये हमारे पास एक रिलेटिव रेफरेंस बन जाता।
ठीक है, ये हमने एक्सेल में पढ़ा हुआ है, रिलेटिव रेफरेंस ये हमारा बन जाता है। पर जब हम डबल कोट्स के अंदर किसी चीज़ को लिख देते हैं तो वो हमारा सिंपल टेक्स्ट बन के रह जाता है। तो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो ये आपका क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट है। ये चीज़ें अब आपको क्लियर क्लियर हो गई। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन है इनडायरेक्ट रेफरेंस का वो कैसे वर्क करता है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इज इक्वल टू इन डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट के अंदर आपने क्या कर दिया, आपने B1 का रेफरेंस दे दिया। मतलब जो आपका ये वाला सेल था, जो आपका ये वाला पूरा पूरा सेल था, आपने क्या कर दिया, इसका रेफरेंस दे दिया। ठीक है, B1 सेल का आपने क्या कर दिया, रेफरेंस आपने प्रोवाइड कर दिया। अब क्या होगा, अब देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो हमारा इनडायरेक्ट फंक्शन है ये करेगा, ये सबसे पहले जो B1 सेल के अंदर कंटेंट है, अब मुझे खुद बताओ B1 के अंदर क्या कंटेंट आपने लिखा है। तो B1 के अंदर सर हमने लिखा हुआ है A1। तो ये करेगा सबसे पहले जो B1 का जो डाटा है या फिर G1 का जो डाटा या फिर आप कंटेंट बोल सकते हो, उसको क्या करेगा, ये पढ़ेगा या फिर रीड करेगा। तो इसने देख लिया, इस आपने इसके अंदर क्या लिखा है, B1 के अंदर क्या लिखा है आपने, B1 के अंदर सर आपने A1 को लिखा हुआ, इसने इसको पढ़ लिया। अब A1 क्या है, A1 हमारा टेक्स्ट है। ओके, फिर ये करेगा, ये इसको एक रियल रेफरेंस में बदल देगा। मतलब ये करेगा, सेकंड स्टेप क्या रहेगा हमारा इनडायरेक्ट फंक्शन का, ये A1 जो आपका टेक्स्ट है इसको ये क्या कर देगा, चेंज कर देगा, किस में, ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा A1 में। A1 क्या बन जाएगा, अब हमारा ये एक रेफरेंस बन जाएगा। ठीक है, इसने क्या किया, डबल कोट्स A1 को किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल A1 में कन्वर्ट कर दिया। अब सिंपल A1 में इसने जैसे ही कन्वर्ट कर दिया, फिर A1 के अंदर कितनी वैल्यू, अभी अभी सर इसके अंदर 100 वैल्यू है, तो ये क्या कर देगा, आपको 100 वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में ये करेगा, आपको 100 वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, आपके सिंपल बोलने का मतलब है आपको क्या मिल जाएगा, 100 आंसर मिल जाएगा। मतलब जब ये आप फॉर्मूला यूज़ करोगे एक्सेल के अंदर तो आपको आंसर कितना मिलेगा, आपको आंसर 100 देखने को मिल जाएगा। समझ आ गया कि इसकी एक्चुअल में वर्किंग कैसी होती है, वर्किंग ऐसे रहती है। ये सबसे पहले जो भी आपने इसके अंदर सेल दिया होता है उसमें वो ढूंढता है कि आपका कोई रेफरेंस आपने दिया है, अगर दिया है तब तो वो सीधा आंसर दे देगा। अगर आपने रेफरेंस गलती से डबल कोट्स के अंदर लिख दिया है, फिर रेफरेंस आपने एज अ टेक्स्ट बना दिया है, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसको एक रेफरेंस में बदल देता है। तो जैसे रेफरेंस में बदल देता है तो रेफरेंस बदलने के बाद वो देख लेता है कि आप जिस रेफरेंस की बात कर रहे हो, मतलब कौन जिस सेल की आप बात कर रहे हो उस सेल के अंदर अभी कितना डाटा पड़ा हुआ है, 100 पड़ा हुआ है। तो वो ये करता है, आपको 100 वापस करने का काम करता है, 100 आपको बता देता है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको हम इनडायरेक्ट फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये थोड़े एडवांस फंक्शंस हैं पर आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में मतलब क्या होता है इनका। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एक्सेल फीचर अलो यू टू फाइंड एन इनपुट वैल्यू दैट प्रोड्यूस और डिजायर्ड फॉर्मूला रिजल्ट। बेसिकली यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम गोल सीक की बात कर रहे हैं। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। एक्चुअल में होता है क्या, जैसे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, लिखा है एक्सेल में, मतलब एक्सेल की कौन सी सुविधा है जो क्या करता है, एक इनपुट मान ढूंढने की अनुमति देता है जो वांछित फॉर्मूला परिणाम उत्पन्न करता है। जैसे मैं बोल देता हूँ, मैंने आपको बोला कि बेटा आप ऐसे करो, आप मुझे क्या करो, मुझे आप 500 निकाल के दो। मैंने बोला आप मुझे जो आपकी आउटपुट आनी चाहिए ना, आउटपुट आपकी 500 आनी चाहिए। ठीक है, तो अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर आप ऐसे कर लो, 200 प्लस 300 कर लो, तब भी कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। कोई बच्चे बोलेंगे कि सर आप ऐसे कर लो, 100 प्लस 200 प्लस 200, तब भी कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। कई बच्चे बोलेंगे कि सर नहीं आप क्या करो, 250 प्लस 250 कर लो, तब भी कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब आप खुद देखो कि आपको आउटपुट कितनी चाहिए, मुझे आउटपुट कितनी चाहिए थी, मुझे 500 चाहिए थी। अब सभी बच्चों ने क्या किया, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। किसी ने बोला कि आप 200 प्लस 300 कर लो, वहीं किसी बच्चे ने बोला कि आप 100 प्लस 200 कर लो, किसी ने बोला आप 250 प्लस 250 कर लो। मतलब मैंने आपको सिर्फ आउटपुट बताई और आपने उसी आउटपुट को समझ के, है ना, उसी आउटपुट को समझ के आपने क्या किया, आपने अपने अकॉर्डिंग क्या बना दिए, आपने अपने अकॉर्डिंग इनपुट बना दिए। तो यही कौन काम करता है, आपका गोल सीक फंक्शन काम करता है। वो क्या करता है, जो भी आपको आउटपुट प्रोड्यूस करनी है उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली आपको इनपुट का फॉर्मूला बना देता है, या फिर जो जो फॉर्मूला आपने लिखा होगा उसमें ऑटोमेटिकली क्या वैल्यू को चेंज करना है, ताकि इन द एंड जो आपका लास्ट का रिजल्ट है वो आपको मिल जाए।
तो वो बताने का काम कौन करता है? आपका गोल सीक करता है। इसको जस्ट मैं आपको विद एग्जांपल बताता हूँ ताकि ये चीज़ आप क्लैरिफाई करोगे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो आपको विद एग्जांपल ही पता लगती हैं। पर जैसे आप नोट करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर आज हम गोल सीक फंक्शन यूज़ करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम इनपुट देते हैं, ठीक है? इनपुट हम क्या करते हैं? इनपुट हम देते हैं, इनपुट देते हैं। और जब हम इनपुट दे देते हैं तो जो हमारे पास गोल सीक फंक्शन होता है ये क्या करता है? ये जो भी हमारा डिजायर्ड या फिर गिवन फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला को कैलकुलेट, मतलब ऑटोमेटिकली क्या करता है? कैलकुलेट करता है। और कैलकुलेट करने के बाद वो हमें क्या देता है? जो हमें आउटपुट चाहिए होता है वो हमें क्या करता है? प्रोवाइड करने का काम करता है ना? तो इससे क्या क्या मतलब होता है? इसमें जब हम गोल सीक फंक्शन यूज़ करते हैं, इसमें हम हमेशा आउटपुट के ऊपर क्या करते हैं? रिलाई करते हैं। और आउटपुट क्या करता है? गोल सीक अपने आप निकाल के देता है। मतलब हम आउटपुट बताएंगे, वो इनपुट भी खुद चेंज करेगा एज पर हमारा फॉर्मूला। जो हमारा फॉर्मूला हमने कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया होता है उसके अकॉर्डिंग वो इनपुट अपने आप ही चेंज करेगा। और इन द एंड जो हमें रिजल्ट चाहिए या फिर जो हमें आउटपुट चाहिए वो हमें प्रोवाइड करके देगा। सर एग्जांपल बता दो। एग्जांपल हम जैसे समझ लेते हैं यहाँ पे, लाइक मैं सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। एक मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल मैं बोल देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं हमने बोला कि टोटल जो हमारे पास सामान आना चाहिए या फिर टोटल हमारे पास क्या होना चाहिए? प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है? तो अब मान लेते हैं कि जो हमारे पास प्राइस है, तो मैंने बोला प्राइस आपका कितना रहता है? प्राइस आपका 100 रहेगा और जो आपकी क्वांटिटी रहेगी वो आपकी 5 रहेगी। तो इसका मतलब आपका टोटल कितना बन जाएगा? आपके पास 500 बन जाएगा। अगर इसको एक्सेल में करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये आ गया आपके पास ए बी और सी, और ये 1 आ गया रो, ठीक है? तो हम एक ही रखते हैं, डबल लिखने की हमें जरूरत नहीं है। अब मैंने सिंपल बोला यहाँ पे वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आपकी वैल्यू डाल देते हैं। मान लीजिए प्राइस में मैंने कर दिया था आपका 100 और क्वांटिटी मैंने कर दी यहाँ पे 5, ठीक है? और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया है ना? यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा? ये वाला, टोटल इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वालिटी। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा है? ये वाला फॉर्मूला लगा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास? 500 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ना, क्योंकि 100 गुना 5 कितना होता है हमारे पास? 500 होता है। ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या किया? अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो आपका जो क्वांटिटी है, ठीक है? ये बी क्या आपके पास? बी आपकी क्वांटिटी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या है? क्वांटिटी है। और ए हमारे पास क्या है? उसका प्राइस है। और यहाँ पे ये क्या हमारे पास? टोटल है। तो मैंने बोला जो हमारी क्वांटिटी है, क्वांटिटी वैसे की वैसे ही रही। मैंने बोला कि जो मेरी क्वांटिटी है वो मुझे क्या चाहिए? वो मुझे फिक्स चाहिए या फिर फिक्स्ड चाहिए, कि क्वांटिटी बदलनी नहीं चाहिए, कि अगर 5 है तो 5 ही रहनी चाहिए। पर मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा टोटल है वो मेरा 500 की बजाय कितना हो जाए? 500 की बजाय वो मेरा 1000 हो जाए। यहाँ पे मैंने क्या दिया? यहाँ पे मैंने सिर्फ कंडीशन दी कि जहाँ पे मेरा टोटल पहले 500 आ रहा था वो अब मुझे 1000 चाहिए। मुझे मुनाफा ज़्यादा चाहिए, मुझे 1000 रुपये चाहिए मुनाफा। तो इस टाइम पे हम किसका यूज़ करेंगे? इस टाइम पे हम गोल सीक का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे हमारे डाटा टैब के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ उसको, यहाँ पे आपका होम टैब आएगा, इंसर्ट आएगा, ठीक है? अलग अलग टैब आते हैं। तो वहीं एक हमारे पास क्या आता है? डाटा टैब। तो जब आप डाटा टैब के अंदर जाएंगे तो डाटा टैब के अंदर आपके पास एक ऑप्शन या फिर एक ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। उसको बोलते हैं हम व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है? व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर आपको एक कमांड देखने को मिलेगी, गोल सीक की, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले डाटा के अंदर जाएंगे, फिर व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जाएंगे, फिर सब उसके बाद गोल सीक के ऊपर आप क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। तो जैसे आपने गोल सीक के ऊपर आपने क्लिक कर दिया तो वो पूछेगा कि आप किस सेल की वैल्यू को बढ़ाना या फिर कम करना चाहते हो। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो सेल है वो कौन सा सेल है? वो हमारा C1 हमारा सेल है। मतलब इसकी वैल्यू हमने कितनी करनी है? इसकी वैल्यू हमने 1000 रुपये करनी है। मतलब हमें बेनिफिट कितना चाहिए? 1000 रुपये चाहिए, 500 नहीं चाहिए। तो गोल सीक के अंदर आप क्या करेंगे? आपने वैल्यू को सेट कर दिया। यहाँ पे इसको साइड में कर देता हूँ।
आपने क्या कर दिया, सेट C1 कितना, पहले 500 था, अब आपने कितना कर दिया, 1000 कर दिया। ठीक है, C1 की वैल्यू आपने 500 से कितनी कर दी, 1000 में बदल दी। अब क्या होगा, जो आपका एक्सेल है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, जो आपकी प्राइस है, अब प्राइस देखो पहले कितना था, आपका प्राइस पहले 100 था, अब आपको चाहिए, आपको इन द एंड लास्ट में आउटपुट कितनी चाहिए, 1000 चाहिए। पर आपने ये भी बोल दिया साथ में कि जो क्वांटिटी है वो बदलनी नहीं चाहिए, वो वैसे की वैसे ही रहनी चाहिए। तो इसने क्या किया, एक्सेल ने ऑटोमेटिकली प्राइस को दुगना कर दिया। तो जहाँ पे पहले आपके पास 100 था, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको कितने में बदल दिया, इसने इसको 200 में बदल दिया। तो जैसे इसने 200 में बदल दिया, तो 200 का 5 गुना कितना होता है, 1000 हो जाता है। तो आपके पास जो आउटकम है या फिर लास्ट में जो रिजल्ट है वो कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 1000 हो जाएगी। तो ये काम करता है हमारा गोल सीक। समझ आ गया कि एक्चुअल में कैसे ये वर्क करता है। हमें जो गोल सीक है, हम सिर्फ उसको वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, या हमने कोई फॉर्मूला पहले से ही लगा के रखा होता है। हम क्या करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ना क्वांटिटी उतनी रखनी है, पर जो मुझे टोटल है वो 1000 पे चाहिए। तो वो बोलेगा कि आप ऐसे करो कि जो आपने प्राइस रखा है ना 100, उसको आप 200 कर दो, तो आपको लास्ट में 1000 रुपया ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा। तो ऐसे करके जो आपका एक्सेल है वो छोटे छोटे चीज़ें हैं उनको सॉल्व करता है, आपकी डेली लाइफ में जो सारी चीज़ों से डील करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ये आपका गोल सीक है, और पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनको आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। हमेशा याद रखना है कि डाटा टैब के अंदर ये पूछा जाता है कि गोल सीक आपको कहाँ देखने में मिलता है। तो सर हमारा डाटा टैब के अंदर हमारे पास जो बट इफ एनालिसिस ग्रुप होता है, या फिर सिंपल मैं बोलूँ कि हमारे पास क्या आता है, एक एनालिसिस ग्रुप आता है। एनालिसिस ग्रुप के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है ना, कौन सा, हमारा गोल सीक का। ठीक है, गोल सीक के अलावा एक और ऑप्शन आता है जिसको हम सॉल्वर बोलते हैं, है ना। तो जैसे वो क्वेश्चन आएगा तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। हाँ ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन ही वही है कि सॉल्वर और इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलो ये क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट उसमें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि वो इंपॉर्टेंट है, वो भी ऐसे ही काम करता है, पर वो थोड़ा एडवांस होता है, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई डाउट या फिर मेरे को क्वेरी वगैरह रहती है अभी भी, क्योंकि थोड़े एडवांस एक्सेल के क्वेश्चन है, तो उनको समझाना इंपॉर्टेंट बन जाता है, ताकि आपको अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको वो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।